गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये पिछली वाली वीडियो का पार्ट 2 है जो कि कंटिन्यू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से। अच्छा, 2022 का ये पेपर है, सेक्शन बी चल रहा है उसका। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे स्टार्ट होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन अगस्त 1st 2022 मिस फरिया कमेंट्स अ बिजनेस एंड कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन बताएं अगस्त के महीने में मिस फरिया ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, कमेंस का मतलब स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब 1 अगस्त को उन्होंने इन्वेस्ट किया इतना कैश, फिर बैंक अकाउंट ओपन किया है इसमें उन्होंने दिन के 10,000 हैं, फिर परचेज़ किया मर्चेंडाइज, फिर सोल्ड किया मर्चेंडाइज, रेंट रिसीव किया है एडवांस में। ठीक है, चेक के थ्रू विड्रॉ किया है कैश, और सैलरीज पे किए हैं चेक से, और फिर कैश फाउंड ओवर बाय 40, यानी कुछ ऊपर बढ़ गया कि भाई 40 रुपीज़ थोड़े एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कहीं से समझ नहीं आ रहा कहाँ पे एडजस्ट करना है वो। ठीक है ना, अब हमें करना क्या है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक हमने अभी बना सीखी थी, वही हमें करना है इसके साथ, और चेक करना है भाई रूल ऑफ करना है कोई एक्स्ट्रा कैश है या क्या नहीं है। अच्छा, आ जाओ, तो हम बनाते हैं कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक है, मंथ है अगस्त के लिए, हमने रसीद और पेमेंट का कॉलम बनाया, फिर उसके अंदर में डेट, पर्टिकुलर, पीआर, सेल्स, डिस्काउंट, कैश, बैंक, ये सारे बना दिए। ठीक है, दोनों में देखो आइडेंटिकल है। अब जो चीज़ रसीद में आनी चाहिए, यानी जो डेबिट में आनी चाहिए, वो हम रसीद में लिखेंगे, जो हमारी क्रेडिट में आनी चाहिए वो हम पेमेंट में लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको डेबिट और क्रेडिट का क्या फ़र्क है नहीं आता, आप पुरानी वीडियोस जाके देखें या अपने बनाए हुए नोट्स को दोबारा से देखें, जहाँ पे आपने कॉलम बना के रखा हुआ हो पहले से ही कि क्रेडिट कौन कौन सी चीज़ें होनी है या डेबिट कौन कौन सी चीज़ें होनी है। ठीक है, तो आपके पास कैपिटल है जो डेबिट हो रहा है, फिर 500,000 है। ठीक है, कैश है। अब सी क्यों लिखा हुआ है, देखो कॉन्ट्राबांड आ रहा है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि बैंक की बात आ गई। क्या बोले, ओपन बैंक अकाउंट विद 10,000। ठीक है, बैंक अकाउंट में इतना सबने जमा करवाया है कैश अमाउंट। ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रा का सी लगा देते हो आप। आपने फिर बैंक में लिख दिया कि 10,000 उसमें गए, सेल्स 10,000 कैश और 3,000 बैंक में डिपॉजिट गए। अच्छा, अगस्त 12 अन रेफर्स, अगस्त 12 देखें, अगस्त 12 रिसीव रेंट इन एडवांस बाय चेक। ठीक है, यानी अनअर्नड है, ये अभी आया नहीं था, एडवांस में आपको चीज़ मिली तो आप अनअर्नड करके इसको लिख देते हो कि अभी अर्न नहीं किया हुआ, तो ये 7,000 कैश में चला जाएगा। अब अगस्त 18 बैंक में 8,000 क्यों गया है, देखो विड्रू कैश फॉर बैंक फॉर बिजनेस। ठीक है, डेबिट हो जाएगा आपके पास। अगली साइड आपकी पेमेंट क्या आ जाएगी, पेमेंट की साइड में आप देखो 2 अगस्त को आपने बैंक को पेमेंट करी है 10,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बैंक में दिखाना है, और कैश कॉलम में देखो यहाँ पे आपने कैश लिख के बोला उसको 10,000 बैंक वाले कॉलम में रसीद में। ठीक है ना, अब वही चीज़ अब आप जब पेमेंट वाली साइड पे लेके जाएंगे तो आप बैंक की तरह लिखने लग जाएंगे, पर्टिकुलर में आप बैंक लिख दोगे, उसको कॉन्ट्राबैंड का सी लगेगा यहाँ पे, और कैश में आप फिर 10,000 लिख दोगे। अब परचेज़ किया था आपने 4 अगस्त को 5,000 कैश के अमाउंट में, चीज़ क्या परचेज़ की थी, मर्चेंडाइज। ठीक है, एंड ऑन क्रेडिट 3,000। अब जो ऑन क्रेडिट था उसको हम बाद में देखेंगे, वो हमने यहाँ पे सेल्स के तौर पे लिख दिया है। अब जहाँ जो चीज़ आप रिसीव में करो उसके अपोजिट आपकी पेमेंट होगी, वहाँ सेल्स है तो वहाँ परचेस हो जाएगा। ठीक है ना, कैश फिर आपके पास सी में आ गया वो 8,000। 18 में आप देखो विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। ठीक है, वो 8,000 आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका बैंक था वो 8,000 में, और आपने कैश कॉलम में लिखा था, तो इस तरफ आपने कैश में लिखा है और फिर बैंक कॉलम में 8,000 लिखा है। ठीक है, अब सैलरी एक्सपेंस आपको 16,000 तक के हो गए थे, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट मैं वही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, उस वहाँ पे स्पेस नहीं होती तो नेक्स्ट पोर्शन पे आ गया। ठीक है, अब 30 अगस्त को बोला है कैश ओवर एंड शॉर्ट, यानी या तो कम हो गया है या तो ज़्यादा होगा, कम बढ़ती कुछ हो गया है। ठीक है ना, अब कैश था वो 40 रुपीज़ का, तो हमने यहाँ पे 40 लिख दिया कि भाई कुछ कम बढ़ती अमाउंट आया है, वो 40 का लिख दिया हमने। अकाउंटेबल नहीं हो रहा है कि चीज़ में जाना था या किस चीज़ में लेना था ये। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे जो 13,000 मैंने लिखा है ना, ज़रा टोटल किया हुआ है बैंक कॉलम का, रसीद में देखा 10,000 3,000, तो यहाँ पे 13,000 टोटल हो गया मैंने। अब 11,000 वगैरह जो है उसका आप सब्र करो, अभी मैं बताती हूँ वो कहाँ से निकाला मैंने अमाउंट। और फिर आप दूसरी पेमेंट वाले कॉलम पे आ जाओ अभी। ठीक है, पेमेंट वाले कॉलम पे देखो 15,000 कैश का जो टोटल हो रहा था, 10,000 और 5,000। ठीक है ना, अब आप देखो यहाँ पे 40 वाला जो कैश वाला कॉलम है इसके नीचे आओ, यहाँ पे मैंने लिखा है 525,040। ठीक है, कैश कॉलम में जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने टोटल करके यहाँ पे लिखी है। अब दूसरी साइड पे भी मैंने यही करना था, यानी यहाँ पे टोटल करे दोनों तरफ है। ठीक है, ये 10,000 5,000 दोनों करा, 8,000 6,000 दोनों करा। अब इन दोनों का करा तो 15 हो गया, इन दोनों को करा तो 24 हो गया। ठीक है, अब बैंक वाले कॉलम आप पहले मैच करो, यहाँ पे 24 है तो वहाँ पे 13 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो आप दोनों के नीचे लिख दोगे। 11,000 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के पास, तो 11,000 आप किन दोनों के नीचे लिख दोगे, बैंक जो रसीद वाली साइड है उसमें आप लिख दोगे भाई 11,000 ऐड कर दोगे 24,000 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये आपका स्टार्टिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल पे, सॉरी 1 सितंबर पे।
ठीक है, फर्स्ट नंबर पे यही आपका स्टार्टिंग बैलेंस होगा। अब उसी तरह अपने कैश कॉलम को भी इनके एडजस्ट करना है। वहाँ पे पेमेंट वाली साइड पे कैश कॉलम बन रहा है 510,040 और दूसरी तरफ बन रहा है उसका उल्टा, यानी उससे थोड़ा कम मिल रहा है। तो इन दोनों का आप डिफरेंस निकालो और फिर वो दोनों तरफ लिख दोगे भाई, इसमें आपने ये कर दोगे तो ये टोटल हो जाएगा, तो उसमें आप दूसरा बता दोगे कि भाई इतना रह गया। तो कैश में आपका फर्स्ट सितंबर को इतना निकल रहा है और बैंक में आपका 11,000 बन रहा है। ठीक है, CD का मतलब क्लोजिंग बैलेंस और B का मतलब ब्रिंग डाउन बैलेंस, यानी एंड में जो नया मंथ शुरू हो रहा है उसमें क्या बैलेंस होगा। ठीक है ना। अब चलें, अब अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है, फॉरेन ट्रांजेक्शन टुक इन सलमान ट्रेडर्स ड्यूरिंग अप्रैल 2022 अप्रैल 1। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा घुसा सा हो रहा है। अप्रैल 1 में सोल्ड किया गया मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऑन अकाउंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्रेडिट हुई है वो चीज़। ठीक है ना। टू फरा फॉर 2,000 रुपीज़। थर्ड को क्या किया है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू बाबर 3,000 रुपीज़। फिफ्थ को मर्चेंडाइज रीनेम्ड बाय फरा 200 रुपीज़ की। ठीक है, अप्रैल 10 को भी सोल्ड करा है ओल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट अली को 4,000 का। 18 को भी यही करा है आपने, सेल किया है, सोल्ड किया है मर्चेंडाइज फॉर कैश। ठीक है, ये देखो बाकी सब ना ऑन अकाउंट या क्रेडिट आ रहे हैं, लेकिन ये फॉर कैश आ रहा है। ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम क्या बनाने वाले हैं इसमें देखो नीचे बताया गया है कि हमें सेल्स जर्नल बनाना है। अब सेल्स जर्नल का क्या होता है, सेल्स जर्नल में हम जो क्रेडिट और कैश अमाउंट होता है वो दोनों लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास सेल्स रिटर्न और फिर हमारे पास एंट्रीज ऐसी आई हुई है जो अकाउंट रिसीवेबल सिर्फ काउंट किए जाएँ। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, प्लॉट द एंट्रीज इन द पोएट नहीं है, ये प्लॉट है। ठीक है, प्लॉट द एंट्रीज इन द अकाउंट रिसीवेबल ओनली सब्सिडरी जर्नल सब्सिडरी लेजर इन सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ओनली ऑफ मिस फरा। ठीक है, सिर्फ मिस फरा का और प्लस अकाउंट रिसीवेबल ओनली। जो हमारी सब्सिडरी लेजर होती है ना, उसके अंदर सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल हम लिखते हैं। अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास सिर्फ वो अमाउंट आएगा जो क्रेडिट के तौर पर इशू हो रहा है। ठीक है, जो कैश में हमें मिल गया वो अकाउंट रिसीवेबल नहीं हो, तो मिल गया ना, रिसीवेबल का मतलब जो मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर 12 और पेज नंबर 10 दिया हुआ है, इसका भी मैं आगे बता दूँगी क्या मतलब बन रहा है और किस तरह हमें इसको लिखना होगा एंट्री में। ठीक है, अच्छा तो हमारा सोल्यूशन 1 मैंने बनाया इसका, सोल्यूशन 1.1 का। ठीक है, अब सेल्स जर्नल कुछ ऐसा दिखता है, एक साइड हमारी डेट की होगी, एक हमारे पास इनवॉइस नंबर होगा। इनवॉइस नंबर अक्सर होता है सवालों में, अभी फिलहाल नहीं था हमारे पास, कोई इशू नहीं है, तो हम कॉलम फिर भी उसका बनाएंगे कि अभी नहीं दिया हुआ हमें। ठीक है, यहाँ पे आप डैश 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 डाल देना कि नहीं मौजूद। नेम ऑफ कस्टमर हमने बताते चले गए, PR हम बताते चले गए और सारे अमाउंट जो हैं हमने लिख दिए। लेकिन आप ज़रा टोटल देखो इसका, अकाउंट्स रिसीवेबल का टोटल मैंने ये करा है, यानी ऊपर से निकालें। इसमें जो कैश अमाउंट था ना, जो काजी का था 3,000, वो मैंने काउंट नहीं किया है। जो सारे क्रेडिट अमाउंट है ना वो काउंट किया है, इसकी वजह से यहाँ पे 15,000 लिखा हुआ है। ठीक है, क्रेडिट अमाउंट जो है यानी जो अकाउंट्स रिसीवेबल है, ऑन अकाउंट लिखा हुआ था वहाँ या ऑन क्रेडिट लिखा हुआ था, वो वाले अकाउंट आपने टोटल करके नीचे लिखना है। ठीक है, जो कैश पे आपने हुआ था टोटल, जो भी कुछ आपने कैश पे सेल कर दिया है, ठीक है, सोल्ड हो गया वो कैश पे, उसका आपने यहाँ पे लिखना तो है, लेकिन उस टोटल में आप नीचे नहीं लिखोगे। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल बता रहे हो जो आपको मिलने वाले अमाउंट। सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका मैंने बनाया अब सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ठीक है, यानी जो चीज़ वापस कर दी गई हो किसी तरीके से, वापस हो जाता है ना, मैं रिटर्न कर दिया ये आइटम आपको, ये अमाउंट रिटर्न कर दिया। तो खैर फ़रा ने आपका अमाउंट रिटर्न किया है 200 और ताकि ने आपका अमाउंट रिटर्न किया है 300। टोटल कितना रिटर्न हुआ है 500 का। ठीक है, तो आपने सेल्स रिटर्न बता दिया कि DR कर दिया उसको 500, अकाउंट रिसीवेबल CR क्रेडिट में कुछ नहीं गया। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न हो गया था। अब थर्ड वाला सोल्यूशन बोला है सब्सिडरी लेजर बनाना है, लेकिन सिर्फ उसने बोला मिस फरा का बनाना है आपने। ठीक है, तो उसके लिए आपने पर्टिकुलर्स में बता दिया भाई सेल है, ये दोनों में आपने बता दिया सेल चीज़ है। अब देखो SJ-12 लिखा है मैंने। SJ क्या है, S मतलब सेल्स, J मतलब जर्नल, सेल्स जर्नल -12। वहाँ पे हमें बताया हुआ था क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे हमें बताया हुआ है पेज नंबर 12। ठीक है, SJ-12, फिर है हमारे पास अगला SRJ पेज 10। ठीक है, तो उसका हमने क्या लिखा है, देखें उसका हमने लिखा है SRJ-10। अब जो सेल्स जर्नल में था हमारे पास 2,000 और लेकिन इसमें फिर हमारे पास रिटर्न भी तो हुआ अमाउंट 200 का, तो हमने क्रेडिट कर दिया वो। अब इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो आप बैलेंस में लिखोगे भाई 1,800 हुआ इसका डिफरेंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट है हमारा, 2 पार्ट का क्वेश्चन है। एक पार्ट है ए, वो क्या कह रहा है, स्टेट द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द फॉलोइंग। इन सब के अपने रूल स्टेट करने हैं कि कौन सा डेबिट है कौन सा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ CR DR लिख दो, क्योंकि ये कंडीशन पर डिपेंडेंट है, किस तरीके से पूछा है, कौन सी कंडीशन में पूछा गया है, उस पर डिपेंडेंट है, ये क्रेडिट होना है या डेबिट होना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना।
तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ रूल स्टेट करे हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं कि भाई बता दो भाई फला फला कंडीशन में ये हो रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा इसको खुला खुला लिखा है। अब इससे आप चाहो तो अपने किसी टीचर से शॉर्ट करवा लो, अगर मुझसे करवाना तो आप मुझे बताओ, तो मैं आपको थोड़ा सा छोटा वर्जन इसका बता दूँगी। लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल है और सबसे छोटा यानी बेस्ट तरीके में जो आप लिख के दिखाओ, सामने वाले को समझ में भी आए कि आपने लिखा क्या है, उस तरीके से, ठीक है ना। अब इंक्रीज़ इन इक्विपमेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट होगा किस कंडीशन में, इक्विपमेंट अकाउंट में। इक्विपमेंट अकाउंट में ये चीज़ डेबिट होगी, लेकिन कैश और अकाउंट्स पेएबल में ये चीज़ क्रेडिट होगी, ठीक है। इंक्रीज़ हो रहा है उसके अंदर तो उस अकाउंट में तो एक हमने पढ़ा था ना, एक अकाउंट में तो अगर डेबिट हो जाता है तो किसी और अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाती है चीज़। अभी डबल एंट्री हम करते हुए आ रहे थे, कैसे डेबिट भी होता क्रेडिट भी होता, तो इसमें आपने कंडीशन बताते चले जाना। अच्छा, अब डिक्रीज़ इन ओनर्स इक्विटी। अब डेबिट में क्या होगा, ये विड्रॉल या डिविडेंड्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड अ डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, ठीक है। अब क्रेडिट किस में होगा, ओनर्स इक्विटी अकाउंट में, टू रिफ्लेक्ट द रिडक्शन इन इक्विटी। उस अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, दूसरे अकाउंट में वो डेबिट हो रहा है, सही है ना। फिर नेक्स्ट हमारा है डिक्रीज इन नोट्स पेएबल। नोट्स पेएबल यानी नोट्स पेएबल बेसिकली ये होता है कि आपने सुना होगा कभी IOUs, यानी अभी मैं आपको ये अमाउंट नहीं दे सकता, अब फलां पर्चे पे लिख के दे रहा हूँ मैं कि भाई ये मैं आपको बाद में फलां तारीख को या कुछ दिन में मैं आपको लौटा दूँगी ये चीज़, ठीक है ना। अब जैसे कुछ बिजनेसेस में ऐसा होता है, हर महीने काफ़ी छोटों में होता है, लेकिन कुछ बड़ों में भी कर लेते हैं ये चीज़। लेकिन छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उसमें ऐसा होता है, अच्छा ये अमाउंट अभी पे नहीं हो सकता तो मैं आपका इसको इनवॉइस जनरेट करके दे रही हूँ, या सिर्फ एक सिंपल सा नोट बना के दे रही हूँ कि भाई इस नोट की वैल्यू मैंने आपको ये लिख के दिया है, मेरा स्टैम्प पेपर है, सब कुछ है, सब कुछ लगा हुआ है इसके अंदर, यह मैं आपको दे रही हूँ, अभी मैं पे नहीं कर सकती, इस ये प्रूफ है कि मुझे आपको पैसे देने हैं, उसके बलबूते मैं आपको बाद में पैसे दूँ, ठीक है। तो उसको आप नोट्स पेबल के तौर पर काउंट कर सकते हो। तो डिक्रीज इन नोट पेएबल हो जाएगा आपका डेबिट नोट्स पेएबल अकाउंट में, क्रेडिट होगा ये कैश और अकाउंट्स पेएबल अकाउंट में, ठीक है। अब सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल में, क्रेडिट हो रहा है सेल्स अकाउंट में। इंक्रीज इन रेंट, रेंट का इंक्रीज है तो वो डेबिट होगा रेंट एक्सपेंस अकाउंट में, लेकिन क्रेडिट होगा कैश अकाउंट पेएबल, ठीक है ना। तो ये इसका पार्ट ए हो गया। अब इसी तरीके से आप लिखो तो बेस्ट है, ऐसे आपने हेडिंग बना लो और उसके आप स्टेटमेंट बता दो, क्योंकि ये बता रहा क्या है, बोले स्टेट द रूल्स, ठीक है। ये रूल्स पूछ रहा है, सिर्फ ये CR DR ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, रूल्स पूछ रहा है। तो रूल्स तो आप इस तरह ही बयान करोगे, भाई इस कंडीशन में ये हो रहा है, दूसरी कंडीशन में दूसरी चीज़ हो रही है। तो चले अब लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा 8B। 8B क्या बोलता है कि एसेट लाइबिलिटीज़ में क्लासीफाई करो इन सबको, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, और मेंशन करो उनके नॉर्मल बैलेंसेस, ठीक है। ये अमाउंट हमें सारे बताए हुए, अमाउंट नहीं बताए हुए सॉरी, ये सारी चीज़ें बताएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अनएक्सपायर्ड रेंट, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, ये सारी चीज़ें कैसे आप किसी टेबल में बताओगे, तो किस तरह बताओगे, कौन से अकाउंट में जा रहा है, कौन सा अकाउंट से लेकर आ रहा है, क्या होगा ये, ठीक है। तो ये उसका टेबल बन गया। अब टाइटल ऑफ अकाउंट, कौन से अकाउंट में ये जाने वाला है, किस अकाउंट में आप काउंट कर रहे हो, और हेड ऑफ अकाउंट यानी ये एसेट हुआ, लाइबिलिटी हुई, या ये एक्सपेंस हुआ, या ये रेवेन्यू हुआ, क्या चीज़ हुई है। नेम ऑफ बैलेंस यानी इसको आप क्रेडिट के तौर पे बोल रहे हो या डेबिट के तौर पे बोल रहे हो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी की लाएगी और वो क्रेडिट होगी। अनएक्सपायर्ड रेंट एसेट है क्योंकि वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ, अभी एंड नहीं हुआ है वो, ठीक है, और वो डेबिट होगा। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड एक्सपेंस है वो एक किस्म का, वो डेबिट हो जाएगा। इंश्योरेंस आपने लिया था वो एक्सपायर हो गया, अब आपको क्या करने का, वो सारे आपके पैसे के पैसे डूब गए। इंश्योरेंस के आप ये करते हो ना, सालाना मंथली या किसी बाई ईयरली या क्वार्टरली आप लोग ना ऐसे करते हो कि पैसे अमाउंट जमा करते रहते हो, उनको देते रहते हो। अगर वो एक्सपायर्ड हो गया तो आपने जो सालों उनको पैसे दिए वो सारे आपके ज़ाया, तो वो क्या हो गया, वो तो एक्सपेंस हो गया आपका एक। अब रिन्यू आपने करना पड़ेगा उसको, तो फिर आप चलते जाओ तो खर्चा तो हो गया ना, तो वो डेबिट हो जाएगा। सप्लाइज एसेट है, वो भी डेबिट होगा। अर्न कमीशन इनकम है, लाइबिलिटी यानी अभी अर्न नहीं किए वो इनकम, तो वो लाइबिलिटी के तौर पर काम होगी, वो भी क्रेडिट होगी। सप्लाइज यूज एक्सपेंस होगा, वो डेबिट हो जाएगा। सेल्स रेवेन्यू के साइड में जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। अनपेड इंश्योरेंसेज लाइबिलिटी है और वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अनपेड है वो, यानी वो आपसे मांगने आ जाएंगे खट खट करके कि आपने अभी तक वो क्यों नहीं पे किया है। जो आपको पे करना है तो लाइबिलिटी हुई ना आपके सर पे, ठीक है, एक किस्म का कर्जा हुआ जो आपके ऊपर चढ़ गया है, तो वो भी आपके पास क्रेडिट अमाउंट में आएगा। आज मैंने आपको पूरा सेक्शन भी बता दिया 2022 के पेपर का, ठीक है। अब कल इंशाल्लाह मैं आपको सेक्शन C भी इसका करवाऊंगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका साल, फिर उसका और नेक्स्ट उसका साल। आपको अगर कोई टॉपिक इस वीडियो में नहीं समझ में आया, जो सारा कॉम्प्लेक्स टॉपिक थे वो तो आपको पहले से पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ हमारे थोड़े थोड़े से टॉपिक रह गए थे, लेकिन वो भी कोई इतने इंटेंस नहीं है और पेपर में ज़्यादा नहीं आते। जो जो आ रहे हैं मैं आपको करवा रही हूँ, अगर कुछ अगर मिस भी हो रहा है आपको तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करो, ताकि मैं उसके लिए थोड़ी सी छोटी सी सेपरेट वीडियो भी बना दूँ उस टॉपिक के लिए सिर्फ, ठीक है।